अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान कर रखा है, जबकि वो मुख्तलिफ शहरों में जलसे भी करने जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को 8 फरवरी के जलसे की दरखास्त पर आज ही फैसला करने का हुक्म भी दे रखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिमीन गंडापुर का यह कहना है कि 8 फरवरी यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। पाकिस्तानी जहां जहां भी हैं वो 8 फरवरी को निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम का यह कहना है कि मुजाहिरों को रोकने के लिए अभी से गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। पंजाब में वर्कर्स और बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने भी कहा है कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं भी दी जाती तो भी कल जलसा करेंगे। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज सूबाई सदर पीटीआई जुनैद अकबर ने इमरान खान की कॉल मिलने पर डी चौक पर भी जलसा करने का ऐलान कर दिया था। उनका यह कहना था कि 8 फरवरी को सूबाई हुकूमत के ताउन के बगैर वो एक बड़ा जलसा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश भी कर रही है। गुज़िश्ता रोज ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का इजलास भी हुआ था, जिसमें ऑपोजिशन रहनुमाओं ने मौजूदा हुकूमत को गैर नुमाइंदा करार देते हुए मुल्क भर में नए और मुनसिफाना इंतखाबात कराने का मुतालबा किया था। अब ये जो मामलात हैं, क्या ये हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ाने जा रहे हैं? क्या आप तहरीक इंसाफ को जो एहतजाज है उसकी इजाजत मिलेगी या नहीं? और ये जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है, इसको हुकूमत किस तरह से देखती है? इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं सबसे कुछ डिफरेंट इश्यूज हैं, लेकिन पहले मैं ये जो जलसों और एहतजाज का मामला है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा है, उस पर आपसे बात करना चाहूंगा। हुकूमत इस एक नए प्रोटेस्ट के फेज को किस तरह से देख रही है, और तहरीक इंसाफ को ये जो सवाबी लाहौर का खास तौर पर जो है वो जलसा जिसकी बात हो रही है इजाजत की, क्या यहां पर इजाजत मिलेगी तहरीक इंसाफ को जलसा करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आज ही वज़ीर आज़म ने पीएम हाउस पे एक तकरीब का इनेकाद किया हुआ था, जो होस्ट कर रही थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, और हमने तो बड़ा सेलिब्रेट किया जो यौम तामीर व तरक्की है। हमने उस हवाले से 1 साल के अंदर जो मतलब माइलस्टोन्स तमाम तर थे, या दीगर जो इकोनॉमिक फ्रंट पे या सोशल फ्रंट पे या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो गेंस पाकिस्तान ने हासिल किए हैं, उनकी हमने बिल्कुल तशहीर भी की और उस हवाले से हमने सेलिब्रेट भी किया। पूरी कौम को ये पैगाम भेजा कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उड़ान के लिए तैयार है, और जो जो इक़दामात इस पूरे 1 साल में इस हुकूमत ने उठाए हैं वो पॉजिटिव इक़दामात थे, और उनके समरात इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वो पूरी कौम तक पहुँचेंगे भी और पहुँच रहे भी हैं। तो ये तमाम तर मामलात हैं। लेकिन दूसरी तरफ या दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पीटीआई या तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो हमेशा सड़कों की सियासत की जो परवान चढ़ाने की बात है, या जलाओ घराओ की सियासत या इश्तियाल की सियासत, इस हवाले से वो अपना कोई सानी नहीं रखते। और इसी हवाले से उन्होंने 8 तारीख की जो कॉल दी है एहतजाज के हवाले से, तो बिल्कुल एहतजाज उनका आईनी हक है, लेकिन पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। 8 तारीख को स्वाबी में उन्होंने बिल्कुल कहा कि वो एहतजाज करेंगे, बिल्कुल करें। उस सूबे में तो उनकी हुकूमत भी है। और वहाँ पे पहले जो ग्रुपिंग है उस हवाले से भी कौम और अवाम को देखना चाहिए कि जो DI खान में पहले होना था, जो मीडिया वाइडली रिपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद फिर उसका लोकेशन चेंज करके तो स्वाबी में कर दी गई, और अब आपस में ग्रुपिंग इतनी ज़्यादा हो गई है और आपस में खींचातानी इतनी ज़्यादा है रहमान साहब के इस तमाम तर मामले के ऊपर ना फंड्स हैं, न ही लोगों को कायल किया जा सक रहा है कि वो इस एहतजाज के हिस्सा बने। क्योंकि 1 साल गुजरने के बाद और हुकूमत की कारकर्दगी देखने के बाद जो अभी मैं समझता हूँ सिर्फ ट्रेलर है, बिकॉज अभी बाकी चीज़ें एक एक करके सामने ज़रूर आएंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम मेहनत कर रहे हैं और दिन रात ये हुकूमत मेहनत कर रही है पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए, पाकिस्तान का वकार और उसकी वो इज़्ज़त बहाल करने के लिए, जो पिछले दौरे हुकूमत में जिस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया,
पाकिस्तानी कौम ने वो सफ़र किया, वो बेर किया, उस तमाम तर चीज़ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस एक साल में बड़ा गेन किया है और एक पॉजिटिव आउटलुक दी है, वेदर इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली या अदरवाइज एंड सोशली एज वेल। उस पर मैं बिल्कुल ये कहूँगा। अच्छा, लेकिन लाहौर की जहाँ तक आपने बात की, लाहौर में एहतजाज करने के हवाले से, तो लाहौर में ये एक तो इंटरनेशनल इवेंट है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है, उसके अलावा हॉर्स एंड कैटल शो है। कानून नाफिद करने वाले इदारे वो अपनी रिपोर्ट बिल्कुल मुतलका जो फोरम है उस पर जमा कराएंगे। इजाज़त तो उन्होंने मांगी है, लेकिन अब एज प्लान बी ये चाह रहे हैं कि लिबर्टी चौक में, क्योंकि वहाँ पे लोगों का आमदरश ज़्यादा होता है और लोगों को बाहर निकालने के लिए खासा जो है वो उनके लिए एक प्रॉब्लम बन चुका है, या सर का दर्द है लोगों को कायल करना। कि वो इनके नाम नहाद एहतजाज में शामिल हो सकें। तो मामला ये हाई कोर्ट भी लेके गए हैं और हाई कोर्ट इस पर क्या राय रखता है वो कल हमारे सामने होगी। अभी फिल वक्त तो उस हवाले से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया, लेकिन ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि जो जलाओ घराव की सियासत है, जो इश्तियाल की सियासत है, जो पड़ाव की सियासत है, जो तोड़ फोड़ की सियासत है, पाकिस्तानी कौम और अवाम उसको तर्क कर चुकी है। ठीक है, रहमान साहब, लेकिन बैरिस्टर साहब इसमें राइट, मैं इसमें एक चीज जो जरा आप देखते हैं, ज़ाहिर बात है वो तो ये 8 फरवरी के इंतखाबात वाला मामला है और इस पर जो ना सिर्फ पीटीआई बल्कि दीगर जमातें भी हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपके ख्याल में अब जबकि 1 साल हो चुका है, क्या रिफ्लेक्शन है, क्या कोई तरीका हो सकता है कि ये जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको इंतखाबात के हवाले से उनको किसी तरह से दूर किया जा सकता है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह इमरान खान साहब ने 2018 में हमारे बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे, बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थी, तो हमने बिल्कुल वो तमाम मुतल्लिका फोरम्स पे इश्यूज उठाए भी, और वो फोरम जो हैं बिल्कुल एक कानूनी फोरम था, एक आइनी फोरम था इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से या अदरवाइज। इसी तरह आप देखें कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स अपना काम जारी सारी रखे हैं, इलेक्शन पिटिशंस जो है उन पर भी डिसीजंस आ रहे हैं, और दीगर जो अगर बात की जाए इस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी कमीशन की जो बात थी या उस हवाले से जो बाज़गश्त थी कि हुकूमत ये ऑफ़र कर सकती है और कर भी रही है इन तमाम तर मामलात के ऊपर, तो बिल्कुल उस पर हमने इनको कहा कि बैठे, लेकिन फिर राह फरार खुद ही इख्तियार की और तमाम तर नशिस्तों को तर्क करते हुए उन्होंने जलाओ घराव की सियासत या रोड की ऊपर रहना जो है मैं समझता हूँ वो ज़्यादा मकसूद समझा। तो बेशक जाएं, सड़कों पे जाएं, जो करना है वो करें, हुकूमत को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही है और हुकूमत बिल्कुल फोकस्ड है अपने काम के ऊपर। और जो इत्तेहाद या जो आप जिक्र करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से उस हवाले से भी मैं ये ज़रूर कहूँगा, मौलाना साहब हमारे नेचुरल इत्तेहादी रहे हैं, हमारी एक जहनी हम आंगी और एक नेचुरल वेवलेंथ जो है वो मौलाना साहब के साथ मैच करती है। अब ये मौलाना साहब को असल में इस पार्टी का तो यही प्रॉब्लम है कि ये पार्टी की लीडरशिप भी और ये पार्टी भी लोगों को इस्तेमाल करती रही है। अब मौलाना साहब को भी ये इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनकी स्ट्रीट पावर है नो डाउट, उनकी एक जमात जो है अपना कोई सानी नहीं रखती स्ट्रीट पावर में, अपनी सपोर्ट में उनके सपोर्टर्स भी हैं और वो पुरअमन एहतजाज करते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि मौलाना साहब की जमात ने या मौलाना साहब ने इश्तियाल की सियासत को फ़रोग दिया हो या जलाओ घराव की सियासत को फ़रोग दिया हो, तो कतन उनका तो ना ये तर्ज सियासत है, ना वो ऐसी सियासत करते हैं। लेकिन उनके कंधों पे रख के ये बंदूक जो चलाना चाहते हैं, जो एक लोगों को ये इस्तेमाल करना चाहते हैं, दीगर सियासी जमातों को, उनके लीडर्स को और उसके अलावा उनकी सपोर्ट को, अपनी सपोर्ट जाहिर करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह ये है, जिस तरह इनकी पार्टी ने तकिया किया हुआ था ट्रंप के ऊपर, और ट्रंप आएगा तो इनके लिए आवाज़ बुलंद करेगा या पहली तकरीर में ही इनकी रिहाई की डिमांड कर देगा, तो ऐसा तो ना हुआ। लेकिन फिर एक ख़त भी मंजर आम पे आया और उसमें पॉलिसी शिफ्ट का कहा गया, और वो पॉलिसी शिफ्ट दूसरे लफ्ज़ों में तो यही है कि हमें एनआरओ दे दिया जाए, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू हमें रिलीज़ कर दिया जाए। और रहमान साहब, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ट्रंप वो सदन है जिन्होंने कल ही जो गज़ा में नस्ल कुशी है उसको आगे फ़रोग देने के लिए उन्होंने कहा कि गज़ा से फ़लस्तीनियों को उनका इनखला, और उसके बाद तमाम तर मामलात वो आपके सामने है। जो एक पोजीशन उन्होंने ली है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है,
और उस पोजीशन में मैं समझता हूं कि क्योंकि ट्रंप की तरफ तमाम तर नजरें थी पीटीआई की और वो कुर्सी दुरुस्त कर रहे हैं नेतन्याहू साहब की, तो ये ताने बाने जहां पे जाके मिल रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि ये पार्टी कैसे लोगों को सपोर्ट करती है, कैसे लोगों से तवक्को रखती है कि इनके लिए आवाज़ बुलंद करें। और बिल्कुल मौलाना साहब तो इसके अगेंस्ट हैं, हम उसके अगेंस्ट हैं, हमारी सियासी जमात उसके अगेंस्ट है, और इसी तरह पाकिस्तानी हुकूमत भी इस तमाम तर मामले के खिलाफ है। तो ये कुछ खदोखाल है। लेकिन बैरिस्टर साहब एक और मामला, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो भी अभी जो है वो इनके साथ चले गए हैं, और ये भी खबरें हैं कि वो इस एहतजाज को, ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, इसको वो स्टीयर या लीड भी जो है वो करेंगे। तो उनके उस तरफ जाने को, दूसरी तरफ जाने को, और इस ग्रैंड अलायंस को जो कि हुकूमत के खिलाफ बन रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऑपोजिशन में है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और पार्लियामेंट में तो उनकी उस तरह नुमाइंदगी नहीं है उनकी जमात की। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये देखना चाहिए कि जिस शख्स पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एहसान किया या उसको अपने करीब लाया, तो उन्हीं लोगों ने जो है उल्टा जिस तरह रीपे किया या पे बैक किया, वो तमाम तर लोगों के सामने है। देखना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ जैसा एक अजीम लीडर अगर वो इतने एहसानात अपने पार्टी के वर्कर्स पे कर सकता है, तो फिर उन पार्टी वर्कर्स ने जो पे बैक किया है, जो रिटर्न किया है, या उसका जो जवाब दिया है, वो भी देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले में एक इंसिडेंट हो सकता है, दो हो सकते हैं, लेकिन जिस पे एहसान किया वो उसने एहसान फरामोशी ही की। तो ये भी देखने के लिए ज़रूरत है कि शायद इस हवाले से भी हमें कुछ पॉलिसी हमारी जमात को नज़रसानी करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है। जब मफादात की बात की जाए या सेल्फ इंटरेस्ट की बात की जाए तो तमाम तर ये लोग आगे आगे होते हैं, लेकिन जब पार्टी को सपोर्ट करने की बात है, पार्टी को पे बैक करने की बात है, या पार्टी के लिए या पार्टी के साथ खड़े होने की बात है, तो फिर ये किस जानिब खड़े होते हैं वो भी देखने की जरूरत है। ये तमाम तर मामला इसी तरह ही है कि बिल्कुल वो एक साथी रहे हैं। मियां साहब ने कभी उनके खिलाफ कोई बात नहीं की, उन्होंने अपनी सियासत को दुरुस्त समझा कि वो इस सिमत में लेके जाना चाहते हैं, तो सो बी इट। वो उनकी अपनी एक पार्टी है, वो बेहतर समझते हैं कि उन्हें किस तरह अपने सियासी मामलात को आगे चलाना है। फिलवक़्त तो वो इलेक्शंस के ऊपर ये तमाम जमातें जो हैं वो एक बेयर मिनिमम जो एक अंडरस्टैंडिंग है उनकी यही है, लेकिन पाकिस्तान अभी फिलवक़्त किसी भी नए इलेक्शन का मुतामिल नहीं हो सकता। और एक साल का जो दौरान गुजरा है उसमें हमारे लिए अभी फोकस उड़ान पाकिस्तान है और पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तानी अवाम के लिए जो रिलीफ फराहम करना है या आसानियां पैदा करनी है, that's our only focus at this point in time. लेकिन बैरिस्टर साहब, एक और इशू अब जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये हाई कोर्ट के जजेस वाला जो इशू है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आप क्योंकि पहले भी इन मामलात के साथ जुड़े रहे हैं, ये सीनियरिटी वाला जो मसला है या ये कानूनी मामला इसको कहना चाहिए, क्या इसमें हुकूमत की नज़र में कोई इबाम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी के इशू को लेकर? देखिए, आर्टिकल 200 वाज़े तौर पे ये ट्रांसफ़र का जो मैकेनिज़्म है वो उसमें दर्ज है, और ये तमाम तर प्रेरोगेटिव तो सदर का है। और मैं, आप या दीगर लोग जो आए रोज़ सदर की विजडम को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की विजडम को, या दीगर सूबों के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उन हाई कोर्ट्स के, उनकी विजडम को, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ हैं उनकी विजडम को अगर हम चैलेंज कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम ऑफ थिंग्स अगर आप देखें तो बेहतर है कि जो फ्रेमवर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने चीज़ें दर्ज की हैं, और कुछ चीज़ें उनकी बसात पे भी छोड़ देनी चाहिए, या उनकी जो विजडम है उस तक भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये एक आईनी स्टेप था जो जजेस की ट्रांसफ़र का मामला था, या उस पर सीनियरिटी का जो मामला है वो चीफ जस्टिस ने डिसाइड करना है। और कुछ रिप्रेजेंटेशंस वहाँ पे पहुँच भी चुकी हैं चीफ जस्टिस साहब को या अपने मुतल्लिका चीफ जस्टिस को, जो रिप्रेजेंटेशंस दी हैं ऑनरेबल जज साहिबान ने, उस पर जो भी फैसला आता है वो बरकैफ वो सामने आ जाएगा, या उसको अगर किसी फोरम पे चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो भी सामने आ जाएगा। बिकॉज इट्स नॉट फॉर मी टू डिसाइड कि किसकी सीनियरिटी किस हवाले से, क्योंकि एक बात जरूर है, क्योंकि मैं तो कोई लगी लिपटी रखता नहीं हूँ, एक बात जरूरी ये मैं कहूँगा कि इसमें एक अभाम जरूर है इस पूरे हवाले से कि वेदर वो जज जो ट्रांसफर होके आए हैं क्या वो परमानेंट जज होंगे
या वो टेम्परेरी होंगे, और क्या आया कि उनकी सीनियरिटी जो है वो फॉर द टाइम बिंग होगी या वो परमानेंट होगी। ये कुछ सवालात हैं जो जिनका जवाब मेरे पास या आपके पास तो नहीं हो सकता। ये तो मुतल्लिका चीफ जस्टिस साहिबान है, उन्होंने ही फैसला करना है। ठीक है, राइट। लेकिन बैरिस्टर साहब, एक लार्जर क्वेश्चन और लास्ट वन, कि एक ये तासुर बन रहा है जैसे हुकूमत को कुछ जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही इनके इंतजामी ओहदे संभालने के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस तासुर को या इंप्रेशन को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसा है? रहमान साहब, मैं ये आपको जरूर अर्ज करूंगा कि सीनियरिटी का मतलब ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे देखें, एक जज अगर 2015 में एलिवेट हुआ है और उसको ट्रांसफर करके उसकी रजामंदी के साथ किसी दूसरे हाई कोर्ट में लाया जाता है, तो ये नहीं हो सकता कि उसको फिर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवाएं और वो बिल्कुल अपने पेयर्स अमंग्स हिज पेयर्स और हर पेयर्स वो बिल्कुल नीचे से शुरू करे। इसी तरह लेट्स पुट थिंग्स इन रिवर्स। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोई जज साहब जो हैं उनको उनकी रजामंदी होती है और उनको अगर ट्रांसफर किसी सूबे की हाई कोर्ट में किया जाता है, तो फिर क्या उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो जीरो से स्टार्ट करेंगे एक फ्रेश ओथ लेके, जो कि फ्रेश ओथ का तो कोई तसव्वुर इस आईनी शिक में तो है ही नहीं। इस आईनी आर्टिकल में, आर्टिकल 200 में फ्रेश ओथ का नहीं कहा गया। तो मैं नहीं समझता कि वो जज साहब या वो जज साहिबान जो अगर यहाँ से ट्रांसफ़र होके किसी सूबे की अदालत में अगर रजामंदी के तहत वो वहाँ पे जाएं, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि वो नीचे से शुरू करें या जीरो से या सिफर से स्टार्ट करें। तो कम से कम ये एक प्रिंसिपल डिसाइड ज़रूर होना चाहिए, और जहाँ पे उनकी सीनियरिटी बनती है उस हवाले से फिर जो उसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो फिर बिल्कुल ज़रूर होती हैं। इसमें सीनियरिटी फिल वक्त जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड की है बेस्ड ऑन द डेट ऑफ ओथ कि किस तारीख को उन्होंने हल्फ लिया, उसके हवाले से उन्होंने जो इंतजामी मामलात थे वो उन्होंने शेप अप किए हैं और वो जो जिस चीज़ की जिम्मेदारी थी वो उसको ऊपर आयद की है। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला, पार्टी इसको किस तरह से देख रही है? रऊफ हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ हसन साहब, पार्टी एक मरतबा फिर से एहतजाज के इस फेज में जारी है। ये जलसों का मामला, इजाजतों का मामला, इसको किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से तहरीक इंसाफ इस एहतजाज को करने का इरादा रखती है? थैंक यू रहमान साहब। जी बिल्कुल, एक साल हो जाएगा 2 दिन में उस इलेक्शन को जो कि रात के अंधेरे में चोरी किया गया था। हमारा मैंडेट जो है हमसे छीना गया था। 2/3 मेजॉरिटी थी खान साहब की, और जो रात के 9 साढ़े 9 बजे तक इस्टेब्लिश हो चुकी हुई थी। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि हाईजैक किया गया, सारा कुछ किया गया। और उसके बाद भी इस तकरीबन 2 दिन का 1 साल के अरसे में हमने पार्लियामेंट के अंदर कानूनी महाज के ऊपर और कोशिश की कि पुरअमन एहतजाज के जरिए जो लूटा हुआ मैंडेट है उसको वापस लाने के लिए, लेने के लिए कोई रास्ता बनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियासत की फस्ताई जो पॉलिसीज थी उनके नतीजे में लोग शहीद हुए, लोग जख्मी हुए, लेकिन ये चीज अभी तक नहीं हो सकी। तो उसी को हमने डार्क डे के तौर के ऊपर मनाना है 8 फरवरी को, जबकि अवामी मैंडेट जो है वो चुराया गया था। और इस सिलसिले में एक जलसा तो सवाबी में हो रहा है। लाहौर के जलसे की हमें इजाजत न मिली है और ना ही हम उम्मीद करते हैं कि इजाजत मिलेगी। अगर वो नहीं मिलती तो फिर बाकी तमाम इलाकों में सवाबी में जो जलसा है वहाँ केपी से लोग आएंगे और इसके अलावा नॉर्दर्न पंजाब के लोग वहाँ शिरकत करेंगे। और ये जो दूसरा आप मुलाकातें भी कर रहे हैं, एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, इस अलायंस से तवक्कुआत क्या है पार्टी की? ये एक अच्छा खुशाइंद कदम है जी जो लिया गया है, और तमाम लोग जो कि पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत, आइन और कानून और जमहूरियत की बहाली में कोशा हैं, वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने मुल्क में फौरी नए इलेक्शंस का डिमांड किया है। उन्होंने उसका मुतालबा किया है और कहा है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो और
एक ऐसा बंदा उसको हेड करे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर के ऊपर, जो कि नॉन पार्टिजान हो और वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट कर सके। तो यही अब हमारा फोकल पॉइंट है और यही इसी के लिए ये तमाम जमातें और कुछ और जमातें भी मैं आपको इंडिया दे रहा हूं कि वो भी अनकरीब इसमें शामिल हो जाएंगी। तो ये एक लार्जर पॉलिटिकल कोलिशन बनेगा और इस प्लेटफॉर्म से फिर हम अपनी आगे की जद्दोजहद जो है आइन और कानून की बहाली के लिए इस मुल्क में वो जारी रखें। लेकिन रऊफ हसन साहब, आपने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी पिछले साल अप्रैल में जो है वो शुरू की थी और वो भी एक प्लेटफॉर्म जो है वो बना था। तो क्या ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उस प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ है? देखिए, इसमें वो तमाम पार्टीज शामिल हैं जो कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल थी, तो वो भी इसका हिस्सा है और भी कुछ लोग शामिल हुए हैं। तो एक लार्जर अलायंस है, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये एक लार्जर कोलिशन है पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का, जो कि जिन्होंने फैसला किया है कि वो मिलके पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली की जो जद्दोजहद है उसमें शिरकत करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये अपने मंतकी अंजाम तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अच्छा, ठीक है। और रऊफ हसन साहब, ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थी कि शाहिद खान अब्बासी जो है वो इसको स्टीयर या लीड करेंगे, तो क्या ये तय हो गया है कि वही इसकी जो है वो क़यादत करेंगे? जी, इस बारे में बातचीत हो रही है। मेरा ख्याल है कि अनकरीब 1-2 दिनों में फैसला हो जाएगा जी। अच्छा, ठीक है। और ये बाकी जमातों से भी इस पर मुशावरत होगी इस मामले के ऊपर कि आगे किस तरह से बढ़ना है, इस अलायंस को कैसे लेकर चलना है? जी बिल्कुल, सबके साथ हमारा राब्ता है और कोशिश कर रहे हैं कि वो जमातें जो कि इस वक्त तक इसमें शरीक नहीं हैं वो भी इसमें शिरकत करें और इस जद्दोजहद में अपना हिस्सा जो है वो डालें। ठीक है। और मौलाना फजलुर रहमान का क्या स्टेटस है इस ग्रैंड अलायंस के हवाले से? वो मौजूद थे जी, उन्होंने ऐलान किया है, सारा कुछ था, तो इसके बाद तो कोई शक व शुबा नहीं रहता ना कि वो भी इस जद्दोजहद का हिस्सा होंगे। बिल्कुल, वो जिस मीटिंग का आप और मैं जिक्र कर रहे हैं उस मीटिंग में मौलाना साहब बिल्कुल शरीक थे और उन्होंने मीडिया को भी एड्रेस किया है मीटिंग की कंक्लूजन के बाद। सो बिल्कुल वो मौजूद है इसमें, वो शिरकत करेंगे इसमें। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का एक बार फिर से बयान देते हुए कहा है कि मेरे मंसूबे के मुताबिक जंग के खात्मे के बाद इसराइल के जरिए गजा की पट्टी अमरीका के हवाले कर दी जाएगी। अमरीका गजा की तामीर शुरू कर देगा। गुज़िश्ता दिनों भी व्हाइट हाउस में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने गजा की पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जा करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने आज फलस्तीनियों की मुंतकली को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली ने कहा है कि फलस्तीनियों को कहीं और भेजना इंतहाई तशवीशनाक है, फलस्तीनियों का है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मुस्लिम ममालिक खासतौर पर सऊदी अरब और ईरान के साथ साथ चीन, रूस और दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं वहां से भी मजम्मत जो है वो सामने आ रही है। हमास ने ट्रंप के बयान को मज़ाक़ खेज और गैर माकूल करार दिया है। कई ममालिक के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद अमरीकी हुकाम की जानिब से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पहले बयान के बाद वजाहतें भी जो है वो जारी की गई थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है, जबकि गजा की तामीर नौ जब हो रही होगी तो वहां के लोगों को कहीं और जाकर रहने की जरूरत पेश आएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि सदर ट्रंप का गजा में अमरीकी फौज भेजने का फिलहाल जो है वो कोई इरादा नहीं है। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फलस्तीनियों की आर्जी मुंतकली चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ और भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसराइल के वजीर दिफा ने अमरीकी सदर के गजा पर कब्जे के ऐलान के बाद फौज को तैयार रहने के भी अहकामात जो है वो जारी कर दिए हैं और इनमें जो है वो कहा गया है कि इसराइली फौज गजा के रिहायशियों को रजाकाराना तौर पर इलाका छोड़ने के लिए मनसूबाबंदी के लिए तैयार है। अब ये जो सिचुएशन है खासतौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप के इन दोनों बयानात के बाद सामने आई है, इस पर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज चौधरी साहब, बहुत अनप्रेसिडेंटेड लेकिन एक अमरीकी सदर की तरफ से ऐसा कहा जाना, आपके ख्याल में
ये खित्ते के लिए और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के लिए क्या मानी रखता है? मेरे ख्याल में बहुत ही गैर मामूली किस्म का बयान दिया है। वैसे तो सदर ट्रंप जब से आए हैं हर रोज ही कोई नई बात करते हैं, कुछ अनहोनी सी बातें भी करते हैं उनमें, और दुनिया तवक्को तो नहीं करती कि एक इतनी बड़े मुल्क का सदर इस तरह की बातचीत करे, लेकिन वो रवायत पसंद नहीं है। वो एक होशियार ज़हीन कारोबारी शख्सियत हैं और वो रेट्रिक बहुत बढ़ा देते हैं ताकि तस्फिया उनको करने में आसानी हो। वो हम में से, उन लोगों में से नहीं है जो ये महसूस करें कि उन्होंने एक बात की और आगे से वो रद्द हो गई तो उनको हजीमत होगी। उनको कोई ऐसी हजीमत महसूस नहीं होगी। लेकिन जो गजा के हवाले से उनका जो बयान है, मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा संजीदा मामला है। उनको अंदाजा है कि 2 मिलियन लोग वहां से उठाए नहीं जा सकते। इसराइल ने 1.25 साल उनके ऊपर बमबारी करके भी देख लिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बयान शायद इसलिए दिया ताकि दुनिया को यह तैयार किया जाए कि वो ग्रेटर इजराइल की तरफ जा रहे हैं और ग्रेटर इजराइल के लिए इजराइल के हर कदम को की हमायत करेंगे। आपको पता है कि इवन वेस्ट बैंक के हवाले से भी उनके सफीर जो है माइक हैकबे, उसने भी कहा कि जी वेस्ट बैंक पे अगर इजराइल कब्जा करता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। उनकी जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो सफीर हैं वो भी कहती है कि बिब्लिकल राइट्स हैं इनको करने का। तो वो एक ग्रेटर इजराइल की तरफ ये इशारे दे रहे हैं सदर ट्रंप। अच्छा। ये मुमकिन शायद ना हो सके, इतना आसान ना हो जितना वो नजर आता है, क्योंकि कोई अरब मुल्क फलस्तीनियों को लेने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं उनकी सरजमीन है, उसको वहां रहना होगा। इसलिए दुनिया का सारे मुल्क, यूरोप समेत सब ने कहा कि 2 रियासती हल होगा। ये आप जो करने जा रहे हैं ये हमें कबूल नहीं। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसने इस वक्त अमेरिका के इस बयान की हमायत की। अच्छा, लेकिन एजाज चौधरी साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप के अनकन्वेंशनल बयानात और फिर कुछ इकदामात भी हैं, खास तौर पर जो जेरूसलम को कैपिटल मानने का, वहां अमरीकी सिफारत खाना शिफ्ट करने का, ये भी एक डिपार्चर था अमरीका का, जो अमरीका का स्टांस रहा है या मौक़िफ़ रहा है। तो उस सिचुएशन को और अब ये जो इन्होंने ऐलान किया है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपको इसका चांस लगता है कि वो अमलन भी ऐसा कर लेंगे? बहुत मुश्किल है जी, इतना मुश्किल है। मैंने देखा है कि ठीक है हमास कमजोर हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। मैंने ये भी देखा है कि जो वापस आ रहे हैं फलस्तीनी काफी हौसलामंद हैं। वो कहते हैं नहीं, हम ये हमारी जमीन है, हम अपने जमीन से क्यों बेदखल हों। अरब ममालिक में से कोई तैयार नहीं है इस काम के लिए कि सारे फलस्तीनी उनमें चले जाएं। दुनिया का कोई मुल्क नहीं मानने को ये तैयार। तो मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं होगा। ये कोशिश इनकी यही है कि जो वॉलंटरली निकल जाए, क्योंकि एक आर्गुमेंट देते हैं, वो आर्गुमेंट कहते हैं कि यार हम 3 नस्लों से यहाँ पे इतनी मुश्किल में रह रहे हैं, अगर कहीं चले जा सकते हैं तो चले ही जाएं। लेकिन मेजॉरिटी ऐसा नहीं सोच रही है, वो रहना चाहते हैं। इसलिए ये इतना आसान नहीं होगा बेदखली करना। वो एक जमाना था जब आपने 1948 में ये काम कर लिया, नकबा करवा दिया, तो अब शायद इतना नहीं होगा, क्योंकि कदम लम्हा ब लम्हा की बातें लोगों को पता चल रही हैं। उस वक्त तो आपने एक ऐसा एक नक्शा इम्पोज कर दिया जंग अजीम दोम के बाद पूरे मशरिक़ में, लेकिन अब करना इतना आसान है नहीं। मैं नहीं समझता कि ये काबिल अमल होगा और ना ही इसके ऊपर को बहुत ज्यादा पेशरफ्त होगी। ताहम इसराइल अपनी इसको जिसे कहते हैं जवाज बनाकर गजा पे जुल्म शायद उठाता रहे और मसाइल खड़े करता रहे। अच्छा, और तासुर ये बन रहा है कि ग्राउंड ऑन ट्रूप्स जो हैं वो इसराइली होंगे, लेकिन अमेरिका इसकी ओनरशिप लेगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये तासुर दुरुस्त है या फिर आपको उनके प्लान में जो है वो कुछ और भी नजर आता है, चाहे इसको ग्रेटर इसराइल का प्लान कहा जाए या अमरीकी पॉलिसी जो भी है? जी, मेरा ख्याल में वो कहना ये चाह रहे हैं कि अमेरिकी ट्रूप्स नहीं जाएंगे। ये उनकी पॉलिसी है कि अमेरिकन ट्रूप्स कहीं बाहर नहीं जाएंगे, वो जंगों में शरीक नहीं होंगे। तो इसराइल को कह रहे हैं कि आप ये काम कीजिए। तो इसराइल क्या करेगा? वही करेगा जो वेस्ट बैंक में कर रहा है, यानी ये कि वो थोड़ा एरियाज लेके अपनी सेटलमेंट्स बनाता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता स्क्वीज करता जाएगा उन लोगों को। तो वही जो वेस्ट बैंक वाला काम है वो गजा में भी करना चाहेगा।
तो अमेरिका तो सिर्फ ये कह रहा है कि जब ये सारा बन जाए और आप हमें दें तो हम आबाद कर देंगे। वो ऐसी ही बात है, खाम ख्याली है। वो बुनियादी तौर पर इसराइल के लिए ये रास्ता बना रहे हैं कि वो अंदर अपनी सेटलमेंट्स क्रिएट करे और आहिस्ता आहिस्ता जैसे टुकड़े टुकड़े करके उसमें से लेता चला जाए और अपनी सरहदों को मजीद एक्सपेंड करे। अच्छा, और एजाज चौधरी साहब, जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं जो इस सारे फलस्तीन के मामले की ओनरशिप भी लेते हैं, ख़ास तौर पर जो हमसाय ममालिक हैं जॉर्डन और इजिप्ट, जहां पर इन लोगों को धकेला जा सकता है, इन ममालिक के लिए क्या इन अमरीकी इक़दामात की या इस अमरीकी पॉलिसी की मुखालफत की आपको गुंजाइश देख रहे हैं? देखिए, ये उनका ना एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है उनके लिए। जॉर्डन में तो वैसे ही 50% के करीब फलस्तीनी है। अगर 2 मिलियन और आ जाते हैं तो फिर तो वो सिर्फ फलस्तीनी रियासत होगी, जॉर्डन तभी होगा। तो इसलिए जॉर्डन की हुकूमत जो है वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि ऐसा ना हो। इसी तरीके से वहां पे भी, मिस्र के अंदर भी उनका ये ख्याल है कि हमारा पूरा जो तवाज़न है उनका अपना, वो सारा का सारा बिगड़ जाएगा। तो उनकी तरफ से भी मेरे ख्याल में बड़ी रेजिस्टेंस होगी। मेरा नहीं ख्याल वो करना चाहेंगे। मुझे लगता नहीं कि ये मंसूबा सदर ट्रंप का कामयाब होगा कि लोगों को उधर भेज सके। हाँ, ये जरूर मैं देख रहा हूं कि उनको मजीद स्क्वीज किया जाए और छोटे छोटे कैंप्स में बना दिया जाए और इजरायली सेटलमेंट्स क्रिएट की जाए ताकि जितना टेरिटरी ले सके। मुझे उस तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। और इस सारे में अरब और मुसलमान दुनिया बिल्कुल तमाशाई की तरह सच्ची बात करके देख रही है, क्योंकि मुझे नहीं नजर आया कि उन्होंने कोई खास ऐसा कदम उठा सके हैं जिससे इजराइल की ये जो हेजेमोनिक इस वक्त एटीट्यूड है उसको रोका जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी हमारे साथ थे, साबिक सेक्रेटरी खारजा बात कर रहे थे इस मामले के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के चीनी हममनसब शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है। एलामिया के मुताबिक दोनों फरीकैन ने अफगानिस्तान को मुस्तहकम तरक्की हासिल करने और आलमी बरादरी में जम होने में मदद देने पर तामीरी किरदार अदा करने पर इतफाक किया है। दोनों फरीकैन ने शिद्दत पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यानी किसी भी तरह की नरमी ना करने का जो अज़्म है उसको दोहराया। दोनों ममालिक के सदूर ने अबूरी अफगान हुकूमत से यह भी मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान में मुकीम तमाम दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करें और उनके खात्मे के लिए वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दाम किए जाएं जो इलाकाई और आलमी सलामती के लिए बदस्तूर संगीन खतरा बने हुए हैं और अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के करक में दहशतगर्दी का एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। करक में होने वाले पुलिस चौकी पर हमले में 3 अहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक दाऊद शाह बहादुर खिल चौकी पर रात गए मुसल्लह अफराद ने हमला किया जिसमें 3 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की इजाफी नफरी और रेस्क्यू इदारे भी मौके पर पहुंचे और फिर कार्रवाई शुरू की गई। हमलावरों ने पुलिस चौकी को निशाना बनाने के लिए भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद ये हमलावर वहां से फरार हो गए। बाद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई जिसमें IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद भी शरीक हुए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।